रात के 11:30 बजे से भी अधिक का टाइम हो चुका था। कुणाल ने प्लान किया था कि जिस दिन उसका एसएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा, सबसे पहले तो वो अपनी थकान दूर करेगा, अपनी नींद पूरी करेगा। लेकिन आज उसको नींद आ ही नहीं रही थी। पिछले कई महीनों से उसने बहुत मेहनत की थी, रातों को जग कर पढ़ता था, दिन में भी खूब मेहनत करता था। उसने सारे टॉपिक्स अच्छे से याद किए हुए थे। लेकिन फिर भी आज एग्ज़ाम में उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि जो टॉपिक्स उसको याद थे, वहाँ एग्ज़ाम में वही आंसर्स रिकॉल करने में उसको मुश्किल हुई। बहुत सारे आंसर्स जो उसको आते थे, रास्ते में जब वो घर वापस आ रहा था, तो उसको एकदम से माइंड में बल्ब की तरह आया कि अरे! इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था, मुझे एग्ज़ाम के टाइम ये याद क्यों नहीं आया? एग्ज़ाम के टाइम मैं इतना क्यों घबरा गया, कन्फ्यूज़ क्यों हो गया, जबकि मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। यही सोच-सोच के उसकी नींद उड़ी हुई थी। खैर, सुबह हुई, अब वो बाहर निकला, अपने टीचर से मिला, अपने फ्रेंड सर्कल में गया और उनके साथ डिस्कस करने लगा। तो सभी ने उसको वही सलाह फिर से दी जो वो उसको पहले देते आ रहे थे कि कुणाल, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप टॉपिक्स को याद कर रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर रहे हो, लेकिन जितना हम तैयारी करते हैं याद करने की, अपने माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की, उतना ही ज़रूरी है उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने की, यानी कि टाइम आने पर हम उस इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकें, अपने माइंड से बाहर ला सकें, उसको एग्ज़ाम के टाइम में उत्तर में लिख सकें। देखो, हमारा जो माइंड है ना, ये एक गोडाउन की तरह है, इसमें हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते रहते हैं। आपने जो बचपन में इन पढ़ा होगा, वो भी आपके माइंड में कहीं स्टोर होगा। लेकिन एक बहुत बड़े गोडाउन में, जहाँ पर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, रखा हुआ है, अगर हम उसमें से सामान बस रखते ही रहें, उसको भर दें पूरी तरह से और कभी उसमें से कुछ सामान निकालें नहीं, तो क्या उस गोडाउन के ऑपरेटर को, उसके मैनेजर को पता होगा कि कौन-सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है? अगर उसको कुछ कहा जाए कि निकालो वो जो 4 साल पहले सामान रखा हुआ था, या जो 6 महीने पहले, या जो 15 दिन पहले सामान रखा था, उसको निकाल के लाओ, और प्रेशर है कि अभी 1 घंटे में निकालना है, अभी ये फिर वो, फिर वो, फिर वो, और ये सारा सामान अभी 1 घंटे में, तो क्या वह निकाल पाएगा? कन्फ्यूज़ हो जाएगा, घबरा जाएगा। तो कहने की बात ये है कि स्टोर करने के साथ-साथ, इन्फॉर्मेशन को याद करने के साथ-साथ उसको रिट्रीव करना, उसको बाहर निकालने की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रैक्टिस के लिए हम फोकस करते हैं पास करो टेस्ट पर, मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमने पढ़ा है एग्ज़ाम के टाइम में वो हमें याद आ सके, हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट, और आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का मॉक टेस्ट। तो चलिए साथ-साथ अटेम्प्ट करते हैं ताकि कुणाल जैसी मुश्किल हमारे सामने ना आए। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट डायरेक्शन है कि 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू फॉर द इडियम या फ्रेज इन बोल्ड, यहाँ पर ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, और चूज द अल्टरनेटिव which best expresses the meaning of the idiom या phrase and mark it in the answer sheet। चलो देखते हैं अब हम। यहाँ पर ये took off, the plane took off at 16 hours। अब ये took off का क्या मतलब होता है? ran down, broke into pieces, left the ground, pulled away। तो भाई इनमें से जो took off का मतलब है वो यहाँ पर इसकी जगह पर ये भी आ सकता है, ऑप्शन सी, लेफ्ट द ग्राउंड। अगर आपको याद हो कि पास करो टेस्ट पर हमारा एक पहले वीडियो आया था, उसमें इस फ्रेज का मीनिंग दिया हुआ था। प्लेन जो जब धरती से ऊपर उठता है तो उस मोमेंट को, उस प्रोसेस को बोलते हैं टेक ऑफ करना, कि उसने अब हवा में उड़ान भर ली है। तो उसी की सेकंड फॉर्म होती है टुक ऑफ, टेक से टुक बन जाता है अगर वो बात पहले की हो, पास्ट की हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव गोन थ्रू मैनी हार्डशिप्स। अब ये गोन थ्रू का क्या मतलब है? सफर्ड, एग्जामिन्ड, एंजॉयड या टॉलरेटेड। तो भाई गोन थ्रू जो है, अब ये पास्ट में हुई बात है, यानी कि हम पर बीती है कोई चीज़, और आमतौर पर ये जो
जैसे यहाँ पर हार्डशिप्स हैं यानी कि मुश्किलें, हम मुश्किलों से गुजरे हैं, तो आमतौर पर गोन थ्रू कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, उनसे गुजरने को कहा जाता है। तो यहाँ पर सफ़र्ड, एग्जामिन्ड, एन्जॉयड या टॉलरेटेड। तो सफ़र्ड यानी कि हमने सही हैं, हम उनसे गुजरे हैं, तो ये वाला ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन, ही टर्न्ड ए डीफ ईयर टू माई एडवाइस। डीफ ईयर टर्न करना यानी कि डीफ ईयर मतलब जो कान जिसे सुनाई ना दे, तो उसने ऐसा कान जिसे सुनाई ना दे मेरी सलाह की और कर लिया। तो यानी कि उसने क्या किया है, उसने मेरी सलाह को एक्सेप्ट नहीं किया है, डिड नॉट हियर सुना नहीं, डिसरिगार्डेड या डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिसरिगार्डेड, यानी कि उसने मेरी सलाह को अनसुना कर दिया, उसकी कद्र नहीं की। नेक्स्ट है, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड, below are given alternatives to the bold part which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is required, choose no improvement option. तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, men like महात्मा गांधी and Abraham Lincoln do great deeds because of their strength of character. तो यहाँ पर ये है do great deeds। अब महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन, उन्होंने जो काम किए हैं वो तो पास्ट में जा चुका है, तो यहाँ पर ये डू ग्रेट डीड्स आएगा या डिड ग्रेट डीड्स या डज ग्रेट डीड्स, डन ग्रेट डीड्स या नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो देखो पास्ट में अगर किया है तो ये होगा डिड ग्रेट डीड्स पास्ट टेंस में। हिज एल्डर ब्रदर इज लुकिंग फॉर हिम। इज लुकिंग के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि क्या आएगा, लुक्स, his elder brother looks for him, was looking for him, has looked for him, या फिर no improvement। वैसे तो अगर कंटेक्स्ट हमें पता हो तो इनमें से अलग अलग कंटेक्स्ट में तीनों ही यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कोई कंटेक्स्ट पता नहीं है, तो अपने आप में ये सेंटेंस भी ठीक है। इज लुकिंग मतलब कि उसका बड़ा भाई उसे ढूंढ रहा है, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। अगर कंटेक्स्ट पता हो तो इनमें से कोई और दूसरा भी यूज हो सकता है। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता कि यस्टरडे तो वाज लुकिंग आ सकता था। तो अब फिलहाल इस सेंटेंस के लिए ये अपने आप में सही है, तो ऑप्शन डी यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, कोई इसमें सुधार की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सोल्व एनी सम सो फार। हाँ, अब इसमें कंटेक्स्ट थोड़ा सा मिलता है, सो फार से मिल गया हमें। अब इज सोल्व की जगह पे बताना हमें क्या आएगा, ही हैव नॉट सोल्ड एनी सम। एक तो देखो ही के साथ हैव नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ही के साथ हैज़, अगर पास्ट की बात है तो हैड आएगा, तो ऑप्शन ए तो आएगा नहीं। फिर है ही सोल्ड एनी सम सो फार, नहीं ये भी नहीं आएगा। फिर है हैज़ नॉट सोल्ड, ये आ सकता है। ही हैज़ नॉट सोल्ड एनी सम सो फार, उसने अभी तक कोई भी प्रश्न सोल्व नहीं किया है यानी कि हैज़ नॉट, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, फूड वाज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ। वाज द प्राइम, अब ये वाज द प्राइम इसका मतलब क्या है कि फूड जो है हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यकता था क्या, अभी भी है, हमेशा रहता फूड। तो इसकी जगह पे क्या आ सकता है, फूड वाज द प्राइम की जगह पे इज द इम्पोर्टेंट नेसेसिटी, इज द प्राइमरी नेसेसिटी, इज द प्राइम नेसेसिटी, नो इम्प्रूवमेंट। तो बस और तो कुछ नहीं, ये जो वाज है ना, वाज की जगह पे इज आ सकता है, बाकी ऐसा का ऐसा इज द प्राइम, वाज द प्राइम की जगह इज द प्राइम, यानी कि भोजन जो है वो सेहत के लिए प्राइम नेसेसिटी, मुख्य आवश्यकता है। तो बस वाज की जगह इज कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस टू द एयरपोर्ट। अब लगेजेस की जगह पे क्या आना चाहिए, लगेज, बैग्स एंड बॉक्सेस, थिंग्स या नो इम्प्रूवमेंट। तो लगेज तो ठीक है अपने आप में, लेकिन लगेजेस यहाँ पर लगा हुआ है कि बैग्स एंड बॉक्सेस नहीं, थिंग्स नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं, लगेज आएगा, क्योंकि जो
ये लगेज होता है ना, ये होता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश में, तो इसमें लगेजेस नहीं आएगा, ये अपने क्या कहते हैं कि सिंगुलर में ही यूज होता है इस नाउन का। और भी कई नाउन है इंग्लिश में जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। तो बैग्स एंड बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, थिंग्स की जरूरत नहीं है, लगेज ही लिखा जाएगा, बस ये इसकी प्लूरल फॉर्म की जगह पे सिंगुलर फॉर्म आएगी। आगे क्या करना है, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रेजेस एंड इंडिकेटेड बाय ब्लैकनिंग द। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हैपनिंग वंस ए ईयर, जो काम साल में एक बार होता है उसको क्या कहते हैं, बाइसेंटिनरी, एनुअल, बाइनियल या सेंटिनरी। तो क्या होगा सही आंसर, जो काम साल में एक बार होता है हिंदी में तो उसको कहते हैं वार्षिक, और इंग्लिश में उसको कहते हैं एनुअल। जैसे एनुअल कैलेंडर यानी कि वार्षिक कैलेंडर, एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन का मतलब जो वार्षिक फंक्शन होता है उसको कहते हैं। तो एनुअल यानी कि जो साल में एक बार हो। टेंथ क्वेश्चन है, वन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स का डिजाइन करता है उसको क्या कहते हैं, ए बिल्डर, ए मैसन, एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट। तो बेस्ट आंसर इसमें से क्या होगा, ऑप्शन डी, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति ने अपनी खुद की जीवनी लिखी हो तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए कैलीग्राफी, बी बायोग्राफी, सी ऑटोबायोग्राफी या डी स्टेनोग्राफी। तो अपनी खुद की जीवनी को आत्मकथा उसको कहते हैं इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी, जब स्वयं अपनी जीवनी लिखी हो। और बायोग्राफी होती है कि जब किसी महान व्यक्ति की, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जीवनी लिखे तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। और अगर वह स्वयं लिखे अपनी बायोग्राफी तो ऑटोबायोग्राफी। 12th क्वेश्चन लेते हैं, द कर्व्ड पाथ ऑफ ए प्लेनेट, किसी प्लेनेट का कर्व्ड पाथ। ये देखो आज ही शायद जो वीडियो डाला था, आज या कल डाला था साइंस का वीडियो, उसमें था कि हमारी पृथ्वी का जो सूर्य के चारों तरफ जो ऑर्बिट, लो मैंने उत्तर ही बता दिया, ये ऑर्बिट होता है, ये अंडाकार होता है। तो इस कर्व्ड पाथ को, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट है, ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों की एक दवा, उसको क्या कहते हैं, ए पेनेशिया, बी एंटीबायोटिक, सी एल्कोहल, ये कहाँ से आ गया, काटो इसको, डी पैरासीटामोल, पैरासीटामोल सारी बीमारियों का इलाज हो जाती है, नहीं, एंटीबायोटिक भी नहीं। तो पेनेशिया, पेनेशिया जो होता है उसको कहते हैं कि ये सब 100 बीमारियों की एक दवा। और पेनेशिया का हिंदी में मुझे अभी एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा है, संजीवनी बूटी की तरह से, इस तरह से कुछ इसका वर्ड होता है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप इसको ऑप्शंस में लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 4 words are given in each question out of which only 1 word is correctly spelled. Find the correctly spelled word and mark your answer in the answer sheet. अब यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, रेबेलियस, 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 रेबेलियस। प्रोनाउंसिएशन तो अब इनमें क्या अंतर होगा पता नहीं, लेकिन अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन रेबेलियस का कौन सा, रेबेलियस का मतलब क्या होता है, रेबेलियस का मतलब होता है कि जो विद्रोही, विद्रोह करता है। और इनमें से जो रेबेलियस का सही स्पेलिंग जहां पर है वो है ऑप्शन डी, REBELLIOUS, ये रेबेलियस की सही स्पेलिंग होगी। बाकियों में किसी में भी डबल एल नहीं है, इसी में है डबल एल। फिर एलिजियंस, जैसे हम किसी पार्टी से एलिजियंस रखते हैं, किसी विशेष प्रकार की सोच से एलिजियंस रखते हैं, यानी कि उससे हमारी, उसमें हमारी आस्था होती है, तो उसको कहते हैं एलिजियंस। और इसका सही स्पेलिंग इनमें से चारों में से कौन सी है, सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी वाली, ALLEGIANCE।
16 आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की फेवरेट सब्जेक्ट की इनमें से कौन सी स्पेलिंग है सही? चारों देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, इसमें क्या है, AMAT है, यहाँ पे MET है, कौन सा है? देखो जब इकट्ठी एक जैसी दिखाई देती है ना, तो कई बार जिसको सही से अच्छे से याद होती है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सही स्पेलिंग है मैथमेटिक्स, यानी कि ऑप्शन डी। अब ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है कई बार, है ना, तो उस वाली ऑकवर्ड सी सिचुएशन का, ऑकवर्ड का क्या मतलब होता है? असमंजस वाली या शर्मिंदगी वाली, इस तरह की कुछ होती है ना ऑकवर्ड। तो सही स्पेलिंग कौन सी है इनमें से ऑकवर्ड की? ऑकवर्ड की सही स्पेलिंग है जिसमें कोई, यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर डबल के नहीं आएगा, जैसे ऊपर आया हुआ था डबल के, तो ये वाली ऑप्शन बी जो है ये इसकी सही स्पेलिंग है। चलो अब ये क्या है, इन्वर्स, इन्वेंशन, इन्वेंट्री, इन्वेंट, तो ये तो अलग अलग वो दे रखे हैं, लेकिन इनमें से इन्वेंशन की स्पेलिंग मुझे पता है कि इन्वेंशन की स्पेलिंग जो है ना ये सही है, बाकियों की छोड़ो, ये स्पेलिंग पता है ये सही है, तो ऑप्शन बी हम चुनेंगे। अब 19th में ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब उपचार, और ट्रीटमेंट की कौन सी स्पेलिंग सही है? ABCD में से ऑप्शन बी, ट्रीटमेंट, ये वाली स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives. I am 40 years old, rather tall and I have blue eyes. 20, अच्छा 20 यहाँ से, इसमें से क्या आएगा? I have blue eyes, long black hair, blue eyes yet long black hair, but long black hair, still long black hair, या and black hair, क्या सही आंसर आएगा इसमें से? तो सही आंसर होगा इसमें से ऑप्शन डी, आई हैव ब्लू आईज एंड लॉन्ग ब्लैक हेयर, ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। फिर है आई वियर डैश क्लोथ्स, अब ये देखते हैं 21 में ऑप्शन क्या है, आई वियर फनी क्लोथ्स, सिली क्लोथ्स, कैजुअल क्लोथ्स या स्टिफ क्लोथ्स। तो स्टिफ तो कौन पहनता होगा, बिल्कुल एकदम कड़े सख्त, वो जो टाइट, कैजुअल ही बेस्ट आंसर है। फनी भी कौन पहनता है, सिली भी कौन पहनता है, फनी और सिली कैसे होते हैं? ऑप्शन सी, कैजुअल क्लोथ्स पहनते हैं अक्सर, हाँ, आई वेयर कैजुअल क्लोथ्स, तो ये वाला ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अब 22 देखते हैं क्या है, एज आई टीच स्टूडेंट्स इन ए रिलैक्स्ड एटमोसफियर, आई एंजॉय माई जॉब डैश, आई गेट टू मीट एंड हेल्प सो मैनी डिफरेंट पीपल। आई एंजॉय माई जॉब डैश, I enjoy my job so, I enjoy my job for, because, hence, क्या सही होगा? इसमें से मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी बिकॉज ये सही आंसर होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे रख के देखते हैं, I enjoy my job because I get to meet and help so many different people, हाँ सही वर्ड आ रहा है बिकॉज। चलो अब आगे देखते हैं, people from all over the world, 23 ये वाला, डैश माई स्पेयर टाइम, 23 में आफ्टर माई स्पेयर टाइम, वाइल माई स्पेयर टाइम, ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम, एट माई स्पेयर टाइम। अगर ड्यूरिंग रखे तो ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम, यहाँ पे कोमा आना चाहिए, ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक प्लेइंग टेनिस, हाँ ठीक है, ड्यूरिंग, 23 में ड्यूरिंग ही कर देते हैं, ऑप्शन सी ड्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसी में से है, आई लाइक प्लेइंग टेनिस विच आई डैश एट लीस्ट 3 times ए वीक, विच आई प्ले होना चाहिए ना, देखें प्ले है ऑप्शन में, अच्छा प्ले नहीं है, फॉलो, परस्यू, एडोप्ट, प्ले, अरे ये रहा ना प्ले, हाँ ऑप्शन डी में,
ऑप्शन डी प्ले, ये इसका सही आंसर होगा 24 का। चलो, डायरेक्शंस 25 to 29, choose the best option to complete the sentence or answer the question. Neither the students nor the teacher dash present in the classroom. अब यहाँ पर देखो, जो टीचर है ना, इसके साथ क्या आना चाहिए इनमें से? वर, वाज, आर, हैव बीन। तो देखो, ये बाकी के तीन जो वर, आर और हैव बीन, ये सारे हैं प्लूरल के साथ यूज होने वाले, जबकि वाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। यहाँ पर अब नोर आ गया है ना, नीदर और नोर, तो इनको छोड़ देते हैं हम स्टूडेंट्स को, हम इस वाले को पकड़ते हैं कि इसके साथ ये अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इनमें से क्या आएगा। और लकीली यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस बाकी के प्लूरल के साथ वाले हैं, वर, आर और हैव बीन। बस वाज है जो सिंगुलर एक जने के साथ आएगा, तो वाज ही यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो नीदर नोर होते हैं कनेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स, और जो वर्ब होती है वो एग्री करती है सब्जेक्ट्स दैट इज नियरर टू इट। तो इस सेंटेंस में टीचर जो है वो सिंगुलर है और क्लोजर टू द वर्ब है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब चुनी। 26वां देखते हैं, चूज द सिनोनिम फॉर अबंडेंट, स्कार्स, मेअग्र, प्लेंटीफुल, लिमिटेड। अबंडेंट का मतलब होता है हिंदी में भरपूर, प्रचुर मात्रा में, और स्कार्स होता है जिसकी कमी हो। मेअग्र भी वही होता है सेम, जिसकी कमी हो, बहुत थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में। तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट, ये इसका सही आंसर होगा। लिमिटेड का भी मतलब होता है सीमित मात्रा। He apologized dash his rude behavior, मतलब तो समझ गया ना कि उसने अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगी। He apologized to his rude, at his rude, for his rude, with his rude। क्या आएगा? उसने अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगी। तो ऑप्शन सी जो है ना, फोर, ये वाला, He apologized for his rude behavior, ये इसका आंसर होगा। Which word is often confused with affect and is a noun? Effect, affect, effect, ये तो थी वर्ब और ये है नाउन, और इफेक्टिव ये है एडजेक्टिव। तो ये वाला जो अफेक्ट है, AFFECT, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। और इफेक्ट जो वर्ब है प्राइमरीली, ये वाला इफेक्ट, ये जो नाउन है ये वाला, इसको लेते हैं पहले। इफेक्ट इज प्राइमरीली नाउन मीनिंग ए रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो ये वाला ज्यादातर कंफ्यूज होता है क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो ऑप्शन सी जो है ना, वो इसका सही उत्तर होगा कि ज्यादातर इसी के लिए ये आपस में कंफ्यूजन इन्हीं में होता है। इफेक्टिव तो अलग चीज हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इफेक्ट मतलब प्रभावित वो होना, तो ये तो वर्ब हो गई, और इसके साथ नहीं होता। ये वाला जो है इसके साथ ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ मीन? कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? टू विजिट समवन, टू शाउट लाउडली, टू कैंसिल एन इवेंट, टू मेक ए फोन कॉल। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी इवेंट को कैंसिल कर देना। 30th क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई एम ए बर्ड, इफ आई वाज ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई हैड बीन ए बर्ड। तो यहाँ पे देखो थोड़ी कैच है इस सेंटेंस में। कैच क्या है कि यहाँ पर एक विश है, एक सपना है, एक कल्पना है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं ना, जिसमें कोई विश हो, कोई कल्पना हो, कोई सपना हो, तो उसमें हम आई के साथ एम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे ऑप्शन सी, वर। ये इसका सही आंसर होगा। ये हमने ध्यान रखना है कि जब कोई विश हो, कोई कल्पना हो, कोई इस तरह का अद्भुत सपना हो, तो उसमें फिर
आई के साथ एम नहीं आता है, वर आता है। तो चलिए, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, साथ में ही आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें यही सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से मिलेंगे, एक इंटरैक्टिव क्विज के तौर पर। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक बार आप ये यहाँ पर अटेम्प्ट कर लो, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अगले दिन उसको रिवाइज करने के लिए आप उस लिंक पर जाइए और वहाँ पर ये क्विज को फिर से अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, आप अपना फिर से बाद में इसको करके अपना स्कोर चेक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इंग्लिश का मॉक टेस्ट, एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।